स्वागत है साथियों मेरी सुपर स्टडी पे। तो यहाँ तक हम पिछले साइंस के 24 सेट प्रैक्टिस में देख चुके थे ये सारे क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है। तो ए जो था वो रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन था, देख चुके थे। 26 नंबर क्वेश्चन भी देख चुके थे कि 2,4-D है एक संश्लेषित, तो ये ऑक्सिन है। ऑक्सिन आप जानते होंगे कि पादप हॉर्मोन्स होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन भी, साइटोसिन भी, ये सब पादप हॉर्मोन्स होते हैं। और भी मेरे परीक्षा दृष्टि में देख लेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो देखते हैं कि प्रकाशनानुवर्तन किसके कारण होता है। तो ये ऑक्सिन जो हार्मोन है, पादप हार्मोन, उसके कारण जो है प्रकाशनानुवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं कि छुई मुई की पत्तियां छूने से क्यों लटक जाती हैं। तो ये परंधार उनकी कोशिकाओं में स्फीति दाब बदलने के कारण जो है वो छुई मुई को जब जो छूते हैं तो वो लटक जाती है, क्योंकि पर्णधार की कोशिकाओं में स्फीति दाब बदलने के कारण। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। फिर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि ड्रोसेरा नामक कीटभक्षी पौधे को अस्पारकों की कौन सी गति होती है। तो ये अस्पर्ना कुचन होती है। किस आधार के चारों ओर प्रतान की कुंडली के रूप में लिपटना क्या कहलाता है। किसी भी आधार के चारों ओर तो वो अस्पर्नानुवर्तन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं जो विविध परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक है। तो देखेंगे कि क्या बोला है कि 1 नंबर क्वेश्चन में कि अनुवर्ती गति का मुख्य कारण है। तो अनुवर्ती जो गति होती है, अनुवर्ती गति का मुख्य कारण है तो ये कोशिका जो है दीर्घीकरण, क्या है, कोशिका दीर्घीकरण जो है मुख्य कारण है। ठीक है, याद रखेंगे। तो पहले नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की बारी है कि थिगमेट्रोपिज्म थीर्मोट्रपिज्म जो है, जिसे अस्पर्नानुवर्तन कहते हैं, ठीक ठीक किसके द्वारा दिखाया जा सकता है। तो ये प्रतानो का मतलब है कि ड्रेंट्रिस जो होता है उसके द्वारा दिखाया जाता है थीमोट्रोपिज्म। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में कि कुछ पुष्प दिन में खिलते हैं और कुछ रात में बंद हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं फेटोनेस्टी कहते हैं। जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं उसे हम फेटोनेस्टी कहते हैं। याद रखेंगे, फेटोनेस्टी, दिन में खिलना और रात में बंद हो जाना, फेटोनेस्टी। आगे बढ़ते हैं, देखते 4 नंबर की नेस्टिक अनुकूचन संचलन का कारण यह नहीं है। मतलब कहने के बाद रहेगी जो नेस्टिक होता है या अनुसंकुचन होता है उसका संचलन का कारण इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए, जो संकुचन का कारण है, अनुकूचन का जो संचलन का कारण है वो रसायन भी है, तापक्रम भी है और प्रकाश भी है, पर ये जो शर्करा है वो नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि क्लोनोस्टेट का उपयोग अध्ययन में होता है। तो ये गुरुत्वानुवरण के होता है, गुरुत्वानुवर्तन में जो है वो क्लोनोस्टेट का उपयोग हम करते हैं अध्ययन में। आगे बढ़ते हैं परीक्षा दृष्टि में। अब देखेंगे, थोड़ा धुंधला है, इसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इधर तो ठीक है, क्यों ना पढ़ते जाए यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। देखिए, बेबीलोग की कृषि फसलों की उत्पत्ति के संसार के कितने केंद्र बताए हैं। तो 8 बताए हैं कि फसलों की उत्पत्ति के, ठीक, 8 प्रकार बताए गए। चावल में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन याद रखेंगे, चावल में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चावल को किसके साथ मिलाकर खाने पर चावल का जैविक मूल्य बढ़ जाता है। तो दाल के साथ अगर मिलाकर खाइएगा चावल का तो उसका जैविक जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। ठीक है। गोल्डन राइस जो कि एक आनुवांशिक रूप से एक परिवर्तित चावल की किस्म है, किस विटामिन से परिपूर्ण होती है। तो विटामिन ए, कई बार कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन ए होता है। कौन सा होता है। तो विटामिन ए होता है, याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बुरे चावल में हीलिंग प्रतिशत कितना होता है। तो 76 से 79 जो होता है वो होता है हीलिंग में, चावल में हीलिंग प्रतिशत। ये बोए और पकाए हुए चावल में किन पोषक तत्वों की मात्रा क्षीण हो जाती है। यानी अगर हम चावल को पका देते हैं तो कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है। तो याद रखेंगे कि जो थायमीन और निकोटीनिक जो अम्ल होता है वो चावल में खत्म हो जाता है। क्या, थायमीन और निकोटीनिक अम्ल खत्म हो जाता है अगर हम चावल को उबाल देते हैं, बना देते हैं। चावल के कण में कितना प्रतिशत तेल होता है। तो 10 से 15% तेल होता है। अनाज के दाने कितने कितने भागों से मिलकर बने होते हैं। तो मुख्यतः 3 भाग होता है, जो होता है भूसी, भूर्ण, पोष और भूर्ण, ये सब जो होता है बना होता है मिलकर। याद रखेंगे, भूसी जिसे ब्रान कहते हैं, भूर्ण पोष
एंडोस्पर्म कहते हैं और भ्रूण एम्ब्रियो कहते हैं। दाने की भूसी के नीचे पाई जाने वाली एल्यूरोन परत में मुख्यतः कौन से खाद्य तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो प्रोटीन, थायमीन, लोहा और फास्फोरस जो होते हैं वो किसी भी दाने की भूसी में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार के पशुकृत चावल में थायमीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो कम उबले जो चावल होते हैं उसमें थायमीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, कम उबले चावल में। आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार के चावल का उपयोग करने पर बेरी बेरी रोग होने की संभावना प्रबल हो जाती है? अगर मशीन का कूटा हुआ चावल हम उपयोग कर रहे हैं तो उससे बेरी बेरी रोग हो सकता है। ये पूछने लायक क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फिर बोला गया कि चावल के धुलने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो थायमीन जो होती है वो नष्ट हो जाती है। चावल को हम धो देते हैं तो थायमीन नष्ट हो जाती है। संसार का पहला सुपर फाइन बायोटेक चावल कौन सा था? तो सुगंध जो है, जिसे पूषा पूषा 1460 भी बोला जाता है सुगंध को, मतलब पहला बायोटेक चावल था, फाइनल बायोटेक चावल था। आगे बढ़ते हैं, गेहूं के बारे में बताया गया तो देख लेते हैं कि गेहूं के बेकरी गुण का मुख्य कारण है तो ग्लूटेन नामक प्रोटीन। फिर सॉफ्ट व्हीट क्या होता है? तो यानी कि मतलब जो गेहूं का वो ट्रिकम एस्टिवम बोलते हैं उसका वैज्ञानिक नाम। तो वही पूछा गया है कि सॉफ्ट व्हीट किसे कहते हैं? तो ट्रिकम एस्टिवम क्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो मार्कोनी गेहूं जो है वो असिंचित, हर जगह पे सिंचित नहीं होता है भूमि, तो वहां बोला गया कि असिंचित क्षेत्रों के लिए जो है सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो मार्कोनी गेहूं, याद रखेंगे। गेहूं की किस प्रजाति को सूजी सूजी बनाई जाती है? तो मार्कोनी जो गेहूं होते हैं उससे सूजी बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, बिस्किट बिस्किट तथा केक बनाने की दृष्टि से कौन सा गेहूं उत्तम है? तो पिसा हुआ जो गेहूं होता है वो बिस्किट के लिए इस्तेमाल होता है। गेहूं के प्रोटीन के किस आवश्यक एमिनो एसिड का अभाव होता है? तो लाइसिन और थ्रियोनिन जो होता है वो गेहूं में नहीं पाया जाता। क्या? लाइसिन और थ्रियोनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ई और सी जो है वो अंकुरित गेहूं में, यानी फुला हुआ गेहूं है तो उसमें विटामिन ई और सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, गेहूं से बनाए गए पदार्थों में किस प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है? तो बिस्किट में जो होती है वो गेहूं की मात्रा सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं, ये सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसीलिए इस तरह से दिए हुए हैं। कॉमन ब्रेड व्हीट उपमा किस गेहूं की प्रजाति को दी है? तो मैक्सिन बोना गेहूं को जो है वो कॉमन व्हीट कहा जाता है, कॉमन ब्रेड व्हीट। गेहूं का कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो जिनो जिन जेनेटोफिल जो होता है, जेनेटोफिल जो है वो गेहूं में पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा? जेनेटोफिल, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, गेहूं के किस उत्पाद में सर्वाधिक प्रोटीन जाता है? तो गेहूं जब अंकुरन रहता है तो उस समय सर्वाधिक प्रोटीन होता है। पवन पावर चक्की से प्राप्त गेहूं के आटे हाथ की चक्की से प्राप्त आटे की अपेक्षा पोषक तत्व कितना हानि हो जाता है? तो ये 5 से 7% जो है पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। याद रख लेंगे, 5 से 7% जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहने का मतलब है कि जब हम चक्की से पीसते हैं तो उसमें अच्छा रहता है, और अगर मिल से पिसवा लेते हैं तो इतना जो पोषण है वो नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, गेहूं के आटे को परिवर्तित करने वाली क्रिया को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो इसे व्हीटिंग मिलिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्नाल बॉल्ट रोग है तो गेहूं फसल का कार्नाल कार्नाल बंट रोग, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो परीक्षा दृष्टि खत्म हो चुका है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखते हैं कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल कौन सा था? तो हरित क्रांति आप जानते हैं उसमें जो मुख्य फसल था वो मैक्सिकन गेहूं था। क्या था? मैक्सिकन गेहूं, याद रखेंगे, चावल नहीं, मैक्सिकन गेहूं जो मुख्य फसल था हरित क्रांति में। मक्का के दाने से निकाला जाता, मक्का जो है किस दाने से निकाला जाता है? तो ये जिएटिन जो होता है, जिएटिन दाने से मक्का निकाला जाता है। किससे? जिएटिन, ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, गेहूं का दाना है तो गेहूं का दाना एक फल है, तो 5 नंबर का जो आंसर है सी है कि गेहूं का दाना एक फल होता है। आगे बढ़ते हैं, किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पेगलर नामक रोग का प्रकोप हो जाता है? तो इसका आंसर ए होगा, ज्वार अगर हम ज्यादा खाते हैं तो पेलग्रह जो कि आप जानते होंगे विटामिन सी का ही रूप है, नहीं विटामिन डी का रूप है, सॉरी विटामिन बी है। तो ये देखते हैं कि ये जो है ज्वार जो है अधिक खाएंगे तो प्लेग्रा जो है नामक रोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप प्लेग्रा को एक बार फिर से जज कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं किस अनाज में खनिज लवण की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो पूछा गया कि किस अनाज में खनिज लवण की सर्वाधिक मात्रा है? तो ज्वार में नहीं, गेहूं में नहीं, चावल में नहीं, जो बाजरा होता है उसमें खनिज लवण सर्वाधिक होता है। किसमें? बाजरा में। तो बी आंसर करेंगे, बाजरा में खनिज लवण अधिक होता है। फिर देखिए, ज्वार में किस पदार्थ की अधिकता के कारण प्लेगरा नामक बीमारी का प्रकोप होता है? तो क्या बोला है इसका सी आंसर होगा, ल्यूसीन जो है, ल्यूसीन अगर अधिक होगी तो हमें प्लेगरा नामक बीमारी होगा। किसी भी अगर पदार्थ में ल्यूसीन की मात्रा अधिक होगी तो प्लेगरा नामक बीमारी होगा, ल्यूसीन, सी आंसर करेंगे ल्यूसीन।
आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में कि गोल्डन चावल का जो है प्रचुरतम स्रोत है, तो विटामिन ए से जो है गोल्डन चावल मिलता है, तो ए इसका आंसर होगा कि गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत है तो विटामिन ए है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं बासमती चावल के दाने को पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल होते हैं, तो उसमें एमाइलाइजोम होता है, ये एमाइलोज होता है, एमाइलोज होता है, इसीलिए जो है वो उसके दाने बड़े हो जाते हैं, तो बी इसका आंसर करेंगे। बी होगा कि बासमती चावल को दाने को पकाते हैं तो लंबा हो जाता है, तो ये एमाइलोज के कारण बी होता है इसका आंसर। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो गेहूं जो है, गेहूं अंकुर का जो तेल है वो विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या है, सी इसका आंसर, गेहूं अंकुर का महत्वपूर्ण तेल। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, इसमें जो है ट्रिटिकेल जो है वो मानव निर्मित अनाज है, क्या है, ट्रिटिकेल, तो सी इसका आंसर करेंगे 12 नंबर का सी की ट्रिटिकेल जो है वो मानव निर्मित अनाज है। टोमेटो नहीं है, सेकल सीरियल नहीं है, बाकी जो ट्रिटिकेल है वो मानव निर्मित अनाज है। देखते हैं 13 नंबर की मराकोनी गेहूं का वनस्पति नाम क्या है, अभी हम लोग देखे तो इसे क्या बोलते हैं, तो ट्रिटिकम ड्यूरुमा कहते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम कहते हैं। ट्रिटिकम ड्यूरम जो है वो मार्कोनी गेहूं का वास्तविक नाम है, क्या नाम है, ट्रिटिकम ड्यूरम जो है मार्कोनी गेहूं का वास्तविक नाम है। फिर है कि मक्के के भूर्ण पोष्ण में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 30। बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कि यह देखिए झारखंड पीसीएस 2023 में पूछा हुआ है, तो याद रख लेंगे कि मक्के के भूर्ण पोष्ण में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 30 गुण जो होते हैं मक्के के भूर्ण में पाए जाते हैं। फिर बोला कि व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोम उपस्थित पाई जाती है, तो अगर जो हम खाने वाले व्यावसायिक हमारा गेहूं है उसमें ABD जीनोम जो पाया जाता है, अभी झारखंड पीसीएस में देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ADB जीनोम पाया जाता है। फ्रेम्स का एग्जाम हुआ है 2023 में, तो उसमें पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा दृष्टि को करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखेंगे इसमें से क्वेश्चन को लगाएंगे, तो लगा है पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जैसे कि प्रोटीन, थोड़ा सा दिक्कत होगा, प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो सोयाबीन में जो है प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी कर लेंगे कि प्रोटीन की अधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। अरहर से भी ज़्यादा, उड़द से भी ज़्यादा, गेहूं से भी ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। अब जानते होंगे प्रोटीन एवं वसा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुरता होती है, तो प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर मात्रा में किस में होती है, तो ये मूंगफली में होती है, इसलिए इसका आंसर बी करेंगे, मूंगफली पे होती है कि प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसीलिए जो है 20 का आंसर होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पढ़ते कि सर्वाधिक प्रोटीन वाली मात्रा होती है, तो इसका सोयाबीन होगा। रुके, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा पाई जाती है, तो इसमें सोयाबीन होगा जो सर्वाधिक में पाई जाती है। लाल चना है, तो लाल चना क्या है, तो लाल चना देखेंगे तो ये क्या है, लाल चना, तो देखेंगे लाल चना जो है एक अरहर है, क्या है, अरहर है, तो इसका आंसर बी करेंगे, लाल चना क्या है, अरहर है। ठीक, कौन सा कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो कौन से जो प्रोटीन है दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये जो ए आंसर होगा इसका, लाइसिन और थ्रियोनिन जो है वो दाल में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, क्या, लायसीन और थ्रियोनिन जो है वो प्रोटीन के दालों में अच्छी मात्रा में होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लाल चने में कौन सा एंजाइम होता है, लाल चने में कौन सा एंजाइम होता है, तो ये जाइमेज जो है वो लाल चने में पाया जाता है, तो 20 का आंसर करेंगे कि लाल चने में जाइमेज एंजाइम होता है। फिर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व तिलहनी फसलों में गठन गठ गांठ गठन के लिए आवश्यक है, कौन सा गांठ गठन के लिए आवश्यक है बताया गया जा रहा है, तो ये इसमें क्या होगा कि बोरन जो है वो गांठ गठन के लिए आवश्यक तत्व, पोषक तत्व क्या है, बोरन जो है, कहने देखिए फिर मैं पढ़ती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है, तो बोरन जो है वो दलहनी फसलों में गांठ गठन कर देता है, तो इसके लिए इसका आंसर सी होगा, बोरेन। फिर 18 नंबर में पढ़ते हैं, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होता है, फलियां मतलब कि पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि खेसारी दाल लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना होती है, खेसारी दाल अगर हम लगातार सेवन करेंगे तो इसमें लेथराई लेथाइरिज्म हो जाता है, क्या हो जाता है, लेथाइरिज्म, बी का आंसर होगा, कलयन खंज जिसको कहते हैं, ये आप पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं और दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित पौधे पर विचार कीजिए, जितने भी अगर आप पीसीएस दे रहे हैं किसी भी स्टेट के या ग्रेजुएशन लेवल के एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप जरूर इस पीडीएफ को ले सकते हैं और दोबारा पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, आप फट से एक आध बार में ही पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित पौधों पर विचार करना, उपरोक्त में से मटर कुल के हैं, बताना है कि इनमें से कौन जो है मटर कुल के हैं, तो इसका आंसर सी तीनों,
मूंगफली कुल्थी जिसे हार्स ग्राम कहते हैं और सोयाबीन जो है वो सब मटर कुल के हैं। ठीक है, याद रख लेंगे मूंगफली कुल्थी और सोयाबीन किसके हैं, मटर कुल के हैं। तो सी इसका आंसर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप अपने से लीजिएगा, खुद एक बार में ही पढ़ लीजिएगा। यहाँ आते हैं इसके क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन में बताया कि अलसी किस कुल का पौधा है। अलसी जो है किस कुल का पौधा है, तो ये अलसी जो है वो लाइनेसी कुल का पौधा है। धुंधला दिख रहा होगा पर इसका आंसर लाइनेसी लगा लेंगे कि लाइनेसी जो है वो अलसी, पूछा कि अलसी किस कुल का पौधा है, तो लाइनेसी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बोला कि अधोलिखित में से यानी कि नीचे जो लिखा हुआ है उसमें से किसका तेल हृदय के रोगियों के लिए काफी उपयुक्त होता है, यानी हृदय के रोगों के लिए अच्छा होता है, तो ये सूरजमुखी ए आंसर का आंसर होगा। सूरजमुखी जो होता है उसका तेल जो होता है हृदय के रोगों के लिए अच्छा होता है। आगे देखते हैं कि किस वनस्पति तेल का उपयोग जो है वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है, तो ये किसका तैयार किया जाता है, तो ये हो जाएगा कुसुम का जो है वाटर प्रूफ तैयार करने के लिए किया जाता है। फिर देखते हैं कि अखरोट में कुल वसा कितने प्रतिशत होती है, अखरोट में जो कुल वसा कितने प्रतिशत होती है, तो इसका आंसर सी होगा। 64.4% जो है अखरोट में वसा होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा गया है इसमें, क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलिक अम्ल यानी 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सर्वोत्तम स्रोत है, वो बताना है। तो इसमें जैसे कि बताना है कि ओमेगा युक्त 3 फैटी एसिड का सर्वोत्तम, तो अलसी जो होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का सर्वोत्तम होता है, जिसमें 18 कर्ण जो होता है सर्वोत्तम यानी कि सुप्रीम स्रोत जो होता है वो अलसी में होता है। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित में से असुमिलित को मतलब पहचानना है, तो सरसों जो है वरुणा प्रजाति से सही है, मटर सपना प्रजाति से सही है, अलसी जो है सूर्य प्रजाति से ये गलत है, मूंगफली जो है कौशल प्रजाति से ये सही है। तो इसका आंसर ये होगा कि सूर्य प्रजाति से नहीं होती, मगर मूंगफली कौशल मटर सपना सरसों वरुण सही है। तो इसका आंसर आप सी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है, इसमें से कौन सा जो है रंजोत जो है वो बायोडीजल पौधा है, तो सी आंसर करेंगे रंजोत बायोडीजल पौधा। ये गूगल नहीं, रोसा घास भी नहीं, जावा घास भी नहीं, रंजोत मारेंगे। ठीक, आगे देखते हैं, आइए क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में कि बोला गया कि मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है, मूंगफली अत्यधिक हानिकारक रोग है, तो इसका आंसर बी होगा टिक्का। टिक्का जो होता है वो मूंगफली में होता है, और मूंगफली का जो पूरा अत्यधिक हानिकारक, तो टिक्का किस में होता है, मूंगफली में होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है तो कर लेंगे हम, फिर छोड़ेंगे। जैसे कि अब देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को करते हैं कि निम्न में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो करौंदा जो फल होता है उसमें लोह जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे देखिए जामुन आप देख रहे होंगे इसमें ज़्यादा नहीं होता, अमरूद में भी नहीं, लोकाट में भी नहीं, करौंदा जो होता है उसमें लोह का जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या करेंगे, बी करेंगे, बी इसका आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बी कर लेंगे। आम किस कुल से संबंधित है, तो आम किस कुल से संबंधित है वो बताना है। तो बताना है कि आम देखेंगे कि मिलिएशी सेलेनेशी लेगेनेशी या एंडोकार्डिनेसी, तो आम जो होता है वो एंडोकार्डिएसी होता है। क्या होता है, एनाकार्डिएसी होता है। तो याद रख लेंगे कि आम जो है वो किस कुल से संबंधित है, तो एनाकार्डिएसी से संबंधित है। ये पिछले सालों में पूछा हुआ है, जरूर है कि दोबारा भी पूछ सकता है। सेब आड़ू स्ट्रॉबेरी और अखरोट किस फल जो है विश्व की जलवायु से संबंधित, यानी कि सेब आड़ू स्ट्रॉबेरी अखरोट जो है वो तब किस जलवायु में होता है, तो ये शीतोष्ण कटिबंध में होता है। क्या इसमें होता है, सी आंसर करेंगे, शीतोष्ण कटिबंध में जो है सेब आड़ू स्ट्रॉबेरी और अखरोट उपजते हैं। आगे बढ़ते हैं कि फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ये तो जानते होंगे कि फ्रक्टोज जो है फलों में अधिकतर पाया जाता है, तो बी इसका आंसर कर लेंगे फ्रक्टोज। फिर है कि उष्ण कटिबंधीय जो है फल है, उष्ण कटिबंधीय फल है वो बताना है। इसमें उष्ण कटिबंधीय फल कौन सा है, तो पपीता जो है उष्ण कटिबंधीय है, तो इसका डी आंसर होगा कि उष्ण कटिबंधीय फल कौन सा है, पपीता है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कि पके हुए अंगूर में होता है, तो इसमें ग्लूकोज होता है पके हुए अंगूर में। फिर बोला गया है कि कंचन एक उन्नत किस्म है, तो कंचन जो है वो एक अमरूद का उन्नत किस्म है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में कि आम की नीलम और अल्फांसो मध्य क्रॉस के किस संकर किस्म के फल का विकार है, बताना है कि आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य जो क्रॉस है वो किस संकर यानी कि
नीलम और फांसु जो मिला हुआ वो किस संकर, संकर का भी मतलब मिलना ही होता है, बहुत शुद्ध हिंदी दिया हुआ, किस किस्म के फल का विकास होता है वो बताना है। तो ये जो है वो रत्ना होगा, सी इसका आंसर होगा कि नीलम और अल्फांसो आम को मिला देंगे तो रत्ना आम बन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार करना है, तो निम्नलिखित पर विचार करते हैं। तो देखते हैं उपरोक्त कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं, यानी कि बताना है कि इसमें से कौन सा जो वृक्ष है वो भारत में है। तो देखते हैं काजू पपीता, काजू पपीता और क्या है ये चंदन। तो इसका आंसर केवल एक होगा, ए होगा इसका आंसर, कि सिर्फ काजू जो है, एक मिनट, उपरोक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष है, वो तो काजू जो है भारत के देशीय वृक्ष है, यानी इसलिए केवल एक ए होगा, यानी पपीता विदेशी होगा और रक्त चंदन भी विदेशी होगा, तो इसलिए काजू हो जाएगा जो देशी है। पूछा गया था जैसा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, तो सब्जियों से विटामिन प्राप्त होता है, बेहद इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। फिर बोलता है कि लाल लीची, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, तो उसमें कैप्सिसिन जो होता है उपस्थित होने के कारण वो मतलब तीखी होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लौह का अच्छा स्रोत है, तो पालक जो है, पालक हमें अच्छा स्रोत है लौह का, हम लोग जानते हैं, कई बार बोलचाल में बोलते रहते हैं कि पालक में आयरन पाया जाता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि उसमें प्याज से निष्कासित होता है, तो ये सल्फेनिक जो एसिड होता है वो प्याज से निष्कासित होता है, बी आंसर करेंगे, सल्फेनिक एसिड प्याज से निष्कासित होता है, इसीलिए मतलब आंसू आता है आँख में। निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन पाई जाती है, तो मिर्च में जो है सर्वाधिक विटामिन पाई जाती है। देखिए मिर्च में भी कितना विटामिन पाया जा रहा है, हम लोग को तो पता ही नहीं था। तो देखिए मिर्च में जो है वो सर्वाधिक विटामिन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा होती है, तो गाजर में विटामिन ए, आप जानते होंगे कि गाजर विटामिन ए का एकदम प्रमुख स्रोत है। बंधा गोभी खाद्य अंश होता है, तो ये काय की कलिका जो होती है वो बंधा गोभी का खाद्य अंश होता है, तो काय की कलिका होते हैं उसे हम खाते हैं। इसको भी मिलान करना है, केवल 3 इसमें बोला है, सही है। देख लेते केवल 3 में क्या है कि मालाबार पालक जो है सकी आरोही लता, ये सही बताया गया है। इसका क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट जो 25 सब सेट प्रैक्टिस होगा उसमें हम इसको पढ़ेंगे। और आज तक जितना मैंने बता दिया, क्वेश्चन अच्छा लगे तो जरूर से सुनकर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू साथियों।